चलो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ाई किए थे? जनरली पिछले क्लास में देखे तो तुगलक वंश हम लोग देखे थे, और तुगलक वंश में हम लोग लास्ट पॉइंट क्या देखे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ राइटर घृणित कायर भी कहते हैं, कुछ की यदि हम लोग बात, घृणित कायर इसे भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एक कहा जाता है फरुखसियर को, एक इसे भी कहा जाता है डरपोक शासक, रक्त पिपासु भी कहते हैं, पागल शासक, ऐसे कई शब्द का यूज हुआ। फाइनली हम लोग देखे थे कि 1300 यदि हम बात करें तो 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गया है किसका? MBT का। यहां तक देखे थे मृत्यु जो हुआ था इसका, वह हुआ था थट्टा नामक स्थान पर। ठीक है, थट्टा की यदि हम लोग बात करें तो थट्टा प्रेजेंट टाइम में भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अब इसका बुजुर्ग भतीजा, ध्यान रखना, एक बच्चे का जन्म हुआ है 1308 ईस्वी में, और यह राजा बनेगा 1351 में, तो काफी एज के बाद बन रहा है। अरे 51 में से हम यदि 8 माइनस करते हैं तो कितना आता है बताओ? कहने का मतलब यह हुआ कि अगला जो MBT के बाद जो किंग बन रहा है उसका नाम है FST, और यह 43 वर्षों के बाद या 43 वर्ष के एज में यह क्या बना? राजा बना। और फाइनली देखा जाए तो यह जो है राजा मुख्य रूप से 1351 से लेके 1388 तक ये बनता है, ध्यान रखना। अब इस दौरान यदि हम लोग बात करें तो देखो ये इसका टाइम पीरियड है। इसके बाद यदि, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसके बाद यदि देखा जाए तो कोई खास पावरफुल किंग नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक दो के बारे में 2-3 पॉइंट्स और इसके बाद देख लेंगे, नहीं तो अगले वंश की हम लोग शुरुआत करेंगे। अब यहाँ से पहला सवाल यह है कि MBT की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो MBT की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट्टा में। तो सिंपल सी बात है, इसी के साथ ये रहा करता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो यदि पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक राजगद्दी या अपना राज सिंहासन कहाँ पे किया, तो थट्टा नामक स्थान पे तुगलक वंश का तीसरा शासक FST बन गया। क्लियर है? अब FST के बारे में कई तरह के सवाल हैं। यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कि इसके दौरान ये सबसे पहले जो है ना गुलाम वंश चलाने की प्रथा किए थे। इनके पास अप्रोक्स यदि माना जाता, जो उस समय का डेटा है, 1,80,000 गुलाम थे। गुलाम आप लोग समझते हैं, पहले जो है ना खरीद लिया जाता था, उनके जितने भी वंशज हैं राजा के आदेशानुसार क्या करेंगे? काम करेंगे। अब एक चीज बताओ, 1,80,000 गुलाम होगा भाई, तो कोई भी काम एक झटके में कर देगा। इसी कारण से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का शासक वह कौन सा है? जिसने नहर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नहर बनवाया था वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज्यादा नहर बनवाने वाला शासक कौन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा नहर बनवाने वाला शासक है FST। अब जब दास के लिए जब गुलाम बनाया, या यूं कहो जब दास बनाया, तो इसके लिए एक विभाग भी बनाएगा। भाई इतने लोगों को देखभाल कोई ना कोई तो करेगा। तो ये पूछा जाता है कि दासों के लिए, ध्यान रखिएगा, या गुलामों के लिए एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान-ए-बंदगान। आपसे एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछ दिया जाएगा, और ध्यान से चीजों को सुनो। दीवान-ए-बंदगान क्या था? तो दीवान-ए-बंदगान मूल रूप से क्या था? यह एक दास विभाग था। किसके द्वारा बनाया गया? FST के द्वारा बनाया गया। इसके बाद यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो इसके बारे में यह भी मालूम पड़ता है कि उस समय बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे सरकार की ओर से। सरकार मतलब राजा की ओर से। तो उस समय डेंजर जो थे 23 जो टैक्स थे, टोटल चल रहे थे 27। तो 4 के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, कौन कौन सा? जजिया, जकात, खराज और खम्स। उसके अलावा जितने भी टैक्स थे, और यह माना जाता है यह अपने शासन काल के दौरान कष्टदायक कर ये आता है। ठीक है, तो टोटल देखा जाए कि 23 जो कष्टदायक जो कर थे, इसे भी इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर? उसके बाद एक वर्ड ये यूज करता है कि जिम्मी। ध्यान रखना, ये सब
कि जिम्मी का अर्थ क्या होता है। तो जिम्मी ये खुद कहता है कि जो हिंदू लोग हैं ना वह जिम्मी है। जिम्मी का मतलब होता है मुसलमानों को ना मानने वाला, ये ऐसा वर्ड बोलता है। हिंदू को देखते ये सब जिम्मी है, तो जिम्मी का मतलब क्या होता है ये दे देगा, ठीक है। जिम्मी का अर्थ क्या होता है, तो मुस्लिम धर्म को या मुसलमानों को ना मानने वाले को फिरोज शाह तुगलक क्या कहा करते थे, जिम्मी कहा करते थे। इसके बाद यदि देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला शासक कौन सा है या अंतिम शासक कौन सा है जिसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। तो ब्राह्मण पर टैक्स लगाने वाला, पंडितों पर टैक्स लगाने वाला जो पहला शासक है वह कौन है, या यूं कहो पहला और अंतिम जो शासक है उलेमाओं पे नहीं लगाया। अरे भाई तुम यदि ब्राह्मणों पे लगाया तो मंदिर के हेड होते हैं भाई, पुजारी वगैरह होते हैं, तो आपको चर्च पे भी लगाना था। चर्च तो उस समय होगा नहीं, गुरुद्वारा होंगे और क्या होंगे भाई, इनके मस्जिद होंगे। तो जब आप ब्राह्मणों पे लगाया तो आपको उलेमाओं मौलवी पे भी लगाना था, उस पर नहीं लगाया। इस कारण से इसे कट्टर शासक भी कहा गया है। अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे मंदिरों को भी ये तोड़ने का काम किया है। हालांकि इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो कुछ अच्छे भी काम ये किए। जैसे देखा जाए अप्रॉक्स माना जाता है 1200 से 1500 यह बागान भी लगवाए। बागान समझते हैं, बगीचा, फल फ्रूट्स के बगीचे। तो इनका विचार कहीं ना कहीं बढ़िया था ही। इसके बाद मैं बताया नहर बनवाया, दास रखा। इसके बाद एक और सवाल आता है कि दीवान ए खैरात, ध्यान रखना ये सब वर्ड डायरेक्ट दे देगा, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात क्या था, तो दीवान ए खैरात के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यह मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यह अस्पताल भी था, लेकिन जनरली देखा जाए तो इसके साथ साथ देखा जाए जो बच्चे हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जिनका तबीयत खराब है, इन सभी का देखभाल करने के लिए एक विभाग वो बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवान ए खैरात। इसके बाद यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो पूछा जाता है कि एक सिंचाई कर भी ये लगाया था। भाई लगता है ना, दिल्ली वगैरह में, यहाँ भी देखो पानी का मिलता है भाई, देता है, आता है टैक्स। तो सिंचाई कर एक लगाया था जिसका नाम था हक ए सब्र। तो ये पूछा जाएगा कि हक ए सब्र क्या था, ऐसे ऐसे वर्ड याद आपको रखना होगा। तो हक ए सब्र जो था मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक टैक्स था। और कैसा टैक्स था, तो एक यह सिंचाई मुख्य रूप से कर था। इसके बाद यदि हम लोग देखें, कुछ जानते हो, कुछ अच्छे काम आप देखो भाई, थोड़ी बहुत तो होते ही हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो इतने तो ये काम करवाए, इसके साथ साथ और फलों के मैं बता दिया हूँ, बड़े बड़े पनसाला ये खोले। इसके बाद यदि देखा जाए तो माना जाता है इसके बारे में लगभग 300 से भी ज़्यादा शहर का निर्माण किया। जो आधुनिक जो शहर है ना, आधुनिक शहर में जैसे फतेहाबाद, फिरोजाबाद कई हैं, भरे पड़े हैं यहाँ पे, हिसार, ये सभी के सभी जो है ना यही बनाए। लेकिन कई बार पूछा जाता है फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद इनका जो इसका जो एफएसटी का जो लड़का था उसका नाम था फतेह खां। फतेह खां की मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। इस कारण से इन्होंने हरियाणा में, हरियाणा आज के डेट में देखा जाए तो फतेहाबाद क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, तो फतेहाबाद शहर, हिसार शहर, फिरोजाबाद, जौनपुर कहाँ पड़ता, उत्तर प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि एफएसटी से पहले राजा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बचपन का नाम क्या था मैं बताया हूँ, जूना खां। तो जूना खां के अपने चाचा के यादों में इसने एक नया शहर उत्तर प्रदेश में बसाया जिसका नाम क्या है, तो मुख्य रूप से जौनपुर शहर। अब यहां से सवाल और क्या पूछा जाएगा, दिल्ली की यदि हम लोग मुख्य रूप से यदि बात करें, हौज खास में इसे क्या कर दिया गया, दफन कर दिया गया। दिल्ली में पहले क्रिकेट, अभी भी क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम।
आप लोग जानते होंगे। लेकिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की यदि हम बात करें तो यह एक स्टेडियम बनवाया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, लेकिन आज के डेट में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली की जहां तक बात करें, बीजेपी के बड़े अच्छे लीडर थे, कद्दावर नेता थे, ऑनेस्ट भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट वो संभाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं कि भाई फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है, तो ये तो मैं बता दिया हूं कि और अरुण जेटली स्टेडियम है। लेकिन यह आप देखिएगा तो पिछले बार अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम किस वर्ष पड़ा, ये चीज आप लोग हमें जो है ना बता दीजिएगा। क्लियर यहां तक। इसके बाद यदि देखा जाए तो कोई और खास जो है ना, अच्छा एक और चीज पूछा जाता है, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही फिरोज शाह की प्रमुख पुस्तक है। यह फिरोज शाह की यदि हमें जीवनी पढ़ना है, क्या किया लाइफ में नहीं किया, उसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना होगा, तो तारीख ए फिरोज शाही। इसके जो राइटर हैं उसका नाम है जियाउद्दीन बरनी, मेन राइटर। हालांकि कई और आते हैं इसमें, तो यहां से आप जरूर ये याद रखिएगा, शॉर्ट में याद रखो ना कि बरूनी जो है, जियाउद्दीन बरूनी जो है इसके अंगरक्षक थे, या यूं कहो दरबारी कवि थे। अब ये दरबारी कवि एक बुक लिखे जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। इसके बाद यदि देखा जाए तो और कोई खास नहीं मिलता। अच्छा एक और चीज पूछा जाएगा कि भाई तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है, 1414 ईस्वी में फाइनली। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहीं पे चैप्टर तुगलक वंश का क्या हो जाता है, क्लोज। तो आपको यहाँ पे यदि देखिएगा, हके सब्र एक याद रखना है, दीवाने बंदगान 2 याद रखना है, दीवाने खैरात 3 याद रखना है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो देखो भाई, तुगलक वंश क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। अब तुगलक वंश के बाद अगला वंश कौन सा आता है, सैयद वंश। ध्यान रखना, अगला जो वंश आ रहा है उसका नाम है सैयद वंश। अब एक चीज बताओ, तुगलक वंश खत्म कब हुआ, 1414 में। तो शुरू ये कब हो जाएगा, 1414 में, और यह समाप्त कब होगा, तो 1451 में। इसमें ज्यादा कोई हम नहीं देखना है, 2 4 5 शब्द हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। अब सैयद वंश की यदि बात करें तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछा जाने वाला यही है। तो इसके जो फाउंडर हैं उसका नाम क्या है बताओ, खिज्र खां। सीधा सा पहला लाइन आपको यही याद रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। इसने एक उपाधि धारण किया था, यह जरूर आप लोग रखिएगा, खिज्र खां उपाधि धारण किया था। यह पूछा जाता है कि किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। तो रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है वह कौन है, खिज्र खां। क्लियर है। कई बार यह भी आपसे सवाल दे देगा कि भाई सैयद वंश के बारे में यदि हमें सब कुछ जानना है तो मुख्य रूप से देखा जाए तो किस राइटर के बुक को हमें समझना होगा। तो एक जो है ना बड़े अच्छे दरबारी कवि आए हैं जिसका नाम शॉर्ट में याद रखना, सर हिंदी। तो इसका दरबारी कवि बड़ा ही फेमस है ये, ठीक है, सर हिंदी इनके दरबारी कवि हैं। और यही बड़े पैमाने पर गुणगान किसका करते हैं, तो सैयद वंश का करते हैं। बाकी और देखा जाए तो बाकी मुझे तो कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अब यहां से यह भी पूछा जाएगा कि भाई सीधा सा, ज्यादा कुछ है नहीं इसलिए मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूं। अब यहां पर यदि देखा जाए तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन आलम। ठीक है, अलाउद्दीन आलम एक नंबर का निहायती घटिया। अलाउद्दीन आलम
एक नंबर का ये आलसी। तो इसी कारण से माना जाता है कि सैयद वंश की समाप्ति नहीं हुई थी। यह जो है ना अपने निजाम, अपने सेनापति जिसका नाम था बहलोल लोदी, अलाउद्दीन जो आलम है वह क्या किया, सत्ता सौंप दिया। और सत्ता किसको सौंपा भाई, तो बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी ही एक नए वंश की शुरुआत करता है सैयद वंश के बाद। और वह वंश कौन सा होता है, लोदी वंश। अब इसके बारे में यदि देखा जाए तो पहला सवाल आपके पास यही है कि दिल्ली, अच्छा एक चीज मैं पूछूं कि भाई ये चीज बताओ, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, बताओ। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम, वो तो नाम ही है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश खिलजी, और पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश अभी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है लोदी, और इसका पहला शासक बहलोल लोदी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोदी। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे यदि मुख्य रूप से हम लोग बात करें, एक फैक्चुअल डेटा आ जाता है कि भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ है वह कब हुआ है, 1398 ईस्वी में। बताओ इस समय किसका शासन होगा। तो अभी आपको बताए थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, तुगलक वंश के लास्ट किंग कौन थे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो उसके समय भारत पर आक्रमण किसने किया, तो तैमूर लंग के। और तैमूर लंग रहने वाला कहाँ का, तो मंगोलिया का रहने वाला यह था। कई बार क्या होता है डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब सैयद वंश समाप्त होता है तो कौन सा वंश शुरू होगा, जिसका नाम क्या है, लोदी वंश। और यह चलेगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। क्लियर है यहां तक। इसमें मुख्य रूप से यदि हम लोग देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 किंग आएंगे, मेन जो शासक आएंगे 3। एक का नाम होता है बहलोल लोदी, दूसरे का नाम होता है सिकंदर लोदी, और तीसरे का नाम होता है इब्राहिम। माना जाता है कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, बहलोल लोदी। अभी आपको हम बताएं कि अलाउद्दीन आलम सैयद वंश के अंतिम शासक, ये काम करने से कतराता था। इसी कारण से जो है सारा पावर दे दिया लोदी को। लोदी मतलब किसका, बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी जो है एक नए वंश की शुरुआत करता है। ठीक है। अब ये पूछा जाता है, ये जो बहलोल लोदी है यह भारत पर राज करने वाला, ध्यान रखना, पहला अफगानी है। ये अफगान मुसलमान है। और ये पूछा जाता है ये किस जाति से था, तो पख्तून जाति से था। वहां पे बहुत सारी जातियां होंगी, तो पख्तून जाति से ये संबंधित रखता था अपने आप को कौन, बहलोल। बहलोल लोदी की यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान से यह पहले गवर्नर बनाया गया। कहां का गवर्नर बनाया गया, तो पंजाब का इसे गवर्नर बनाया गया। और धीरे धीरे यह किसके करीब, सैयद वंश के करीब आया। और फाइनली जो है पूरे भारत का ये क्या बन गया, तो राजा वंश गया। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे यदि देखा जाए बहलोल लोदी की हम बात करें तो बहलोल लोदी को एक शांत प्रिय शासक भी कहा गया है। इसको कोई मतलब नहीं। जैसे देश के पहले राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद की बात करें, उसे कोई मतलब नहीं था, सॉरी उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम किससे बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे। मतलब एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाला, वैसा ही यह कौन था, तो बहलोल लोदी। लेकिन बहलोल लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा आता है। अब उसके बेटे की यदि हम बात करें तो उसका बेटा बहलोल लोदी का होता है, उसका नाम होता है निजाम खां। ध्यान रखना, निजाम खां फाइनली राजा बनता है। और यह जो राजा बनता है निजाम खां,
ये बनता है 1479 में। इसका मतलब बहलोल लोदी कब से कब शासन किया? 51 से 79 तक। और निजाम खां ही एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का जो रियल नाम होता है वह क्या होता है? निजाम खां। क्लियर है? सिकंदर लोदी भाई शासन प्रशासन अपने अनुसार चलाने लगता है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन इस सब में नहीं है, इसलिए जो है ये पूछा जाता है सवाल आपके एग्जाम में कि आगरा शहर किसके द्वारा बसाया गया। जो आगरा शहर है वह किसके द्वारा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिकंदर लोदी ने बसाया। किस वर्ष बसाया? तो 1504 में। और आगरा की यदि जैसे बात आया तो आगरा शहर बसाने वाला यह है। आगरा में भी क्या है? तो आगरा में भी लाल किला है। तो लाल किला आगरा का बनवाने वाला अकबर है। और आगरा में ही क्या है? ताजमहल है। तो बताइए ताजमहल बनवाने वाला शासक कौन है? तो ताजमहल बनवाने वाला शासक मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन है? ठीक है, शाहजहां। सही से बैठा कर थोड़ा, है ना, ना तो फिर पीट पाट के हिसाब किताब बराबर मैं कर दूंगा। इसके बाद यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो निजाम है या सिकंदर लोदी है यह राजा बनता है और इसकी मृत्यु कब होती है? 1517 में। यहां पे देखा जाए तो इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है इब्राहिम, दूसरे का नाम होता है जलाल खां। ठीक है, या इब्राहिम लोदी और जलाल लोदी। अब भाई दो भाई है, दोनों के बीच क्या होगा? सिंपल सी बात, दोनों के बीच लड़ाई होगा। और जो बड़ा जो बेटा होता है इब्राहिम लोदी वह फाइनली जीत जाता है। तो अगला राजा कौन बनेगा? इब्राहिम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं कि ये जो है ना सिकंदर लोदी अपने पुत्री के नाम से एक कविता लिखता था। ठीक है, तो किस नाम से वो कविता लिखता था यह जरूर हमें आप लोग, दो क्वेश्चन हो चुका है, एक अरुण जेटली वाला बता दिए और एक यहाँ पे बता दिए। तो इब्राहिम लोदी कविता जो लिखता था किस नाम से लिखता था ये हमें जरूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि होमवर्क कुछ है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो कंडीशन क्या होगा। तो अगला जो है, और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है कौन? इब्राहिम और जलाल के बीच लड़ाई हुआ, इब्राहिम फाइनली क्या हो गया? राजा बन गया। एक और भारत का शासक 1517 ईस्वी में कौन बन रहा है भाई? तो इब्राहिम लोदी। दूसरी ओर तैयार हो गया है किसकी सेना? बाबर की सेना। हालांकि मुगल की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग दिल्ली सल्तनत एंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये पहला सवाल है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी की और कोई कहानी नहीं मिलती है। अब क्या कहें, ये किया वो किया, कहीं कुछ नहीं। डायरेक्ट यदि हम बात करें तो इब्राहिम लोदी की प्रमुख जो लड़ाई होती है वह 1526 ईस्वी में होती है। और 1526 ईस्वी में एक और यदि देखा जाए तो अफगानी शासक जिसका नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो भारत में मुगल वंश को क्या करेगा? स्थापित करेगा। और दूसरे और कौन है? इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में पानीपत की क्या होती है? पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ। एक और बाबर, दूसरे और हिंदुस्तान का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। और फाइनली देखा जाए सिंपल सी बात है, आगे जब बाबर का जो वंश चलेगा इसका मतलब इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया। तो यदि पूछा जाए कि भाई 1526 ईस्वी में कौन हारा? तो इब्राहिम लोदी हार गया। और यहीं पे हमारा जो दिल्ली सल्तनत था ना यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम किंग भी कौन था? इब्राहिम लोदी। एक और सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गया? ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन। तो लड़ते हुए, ये पीठ पीछे भागा नहीं, ये युद्ध भूमि में लड़ते हुए क्या हो गया? शहीद हो गया। और यहीं पे ध्यान रखिएगा पहली बार बाबर ने रियल लड़ाई में, हालांकि इससे पहले भी भेड़ा की लड़ाई हुई, जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे तो वो अलग चैप्टर है,
पहली बार बाबर ने यहाँ पे तोप का भी प्रयोग, तो कहीं ना कहीं लड़ाई डेंजर था, तभी तो उसे तोप का प्रयोग करना पड़ा। अब आखिरी सवाल यदि बात करें हम लोग, तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया या शहीद हुआ वो कौन था भाई? तो इब्राहिम लोदी। एक सवाल सभी के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, वो क्या पूछा जाता है, वो आपको सीरीज में पूछ देगा। हालांकि मैं आपको 2, 4, 5, 10 जो बताया हूँ, जैसे दीवाने मुस्तखराज, दीवाने गोई, दीवाने अर्ज अभी बताया, हके सर्व, है ना, ये ज़रूर आप लोग याद रखना। या अलाउद्दीन के समय रसालत क्या था बता रहे थे, कौन सा विदेश मंत्रालय था, कौन क्या, वहाँ से सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ से सीरीज में पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत पे भाई क्रम से सजाएं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम तक जो राज करने वाला है वह कौन किया? तुगलक वंश। तुगलक वंश की यदि हम लोग बात करें तो तुगलक वंश कब से कब किया है? 1320 से 1414, कंडीशन 1। दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा वंश कौन सा आ गया? लोदी वंश। 1351 से 1351 से ये कब तक किया है? 1526 तक। 1451 से 1526। तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा कौन सा है? सैयद वंश। इसका टाइम क्या था भाई? 1414 से 1451। और उसके बाद हमारा क्या आया? खिलजी वंश। वो कब से कब है? 1290 से 1320। ये थोड़ा आप लोग सीरीज में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तुगलक, फिर लोदी, फिर सैयद, फिर खिलजी। कई बार यह भी आपके एग्जाम में उठा करके सीधे डाल देता है टाइम पीरियड। अब यदि देखा जाए तो ये कितने वर्षों तक किया भाई? घटाओ। 94। ये कितना है भाई? 26 इधर हो गया और उधर 49। 26 49 कितना होता है? 75 होता है। तो 75 ये कितना हो गया भाई? 37। ये कितना हो गया? तो ये ऐसा भी सवाल दे देगा, है ना। ये सबका क्या है? सबका ईयर है। ठीक है, एक तो सीरीज हमारा यह हो गया। हो सकता है आपको बड़े से छोटे में दे, छोटे से बड़े में दे। तो बड़े से छोटे में देगा तो ऐसे चलेंगे, छोटे से बड़े में देगा तो ऐसे चलेंगे। हो सकता है कई बार एग्जाम में क्या करता है, एक और डाल देता है इसमें। एक बीच में और वंश आया है, खिलजी से पहले कौन सा वंश आया था? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश का यदि हम लोग टाइम यदि देखें तो गुलाम वंश का टाइम क्या है? 1206 से 1290। कितने वर्ष हो गए? 84। तो ये आ गया 84। तो इस बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे यदि देगा 94 के बाद 84, तो बीच में यदि गुलाम वंश यदि डालता है तो जस्ट तुगलक के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, है ना, गुलाम। उसके बाद जो सीरीज हमारा है यहाँ तक। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश क्या हो गया? समाप्त। ठीक है।